ये बताएं कि रेमंड डेविस वाला वाकया, ये मैं दोबारा से इसलिए हमने कई मरतबा आपसे सुना, लेकिन लोग सुनना भी चाहते हैं, हुआ क्या, ये हिस्ट्री है। फिर जब वो खुद अपनी किताब में दी कॉन्ट्रैक्टर में आपका इतनी मरतबा जिक्र कर रहा है और वो बता रहा है कि मैंने इधर क्या किया था, हुआ क्या था, ये किस साल का वाकया? ये 2011 का बात है। उस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा थी वाना वाली साइड पे। बिल्कुल ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमें उस वकूए के दौरान तो नहीं पता था, लेकिन बाद में जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हमारे सामने वो ये था कि इसका बेसिकली स्टाइल था, ये मुंह जोर टाइप सा बंदा था और मर्जी अपनी करता था। और ISI और इनकी जो आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग होती हो गया तो नहीं पता, ये बाद में पता चली। तो ये अपना एरिया, जहाँ इसको एरिया में अलाउड था वाना वाली साइड पे, ये वहाँ से निकल के तो आया हुआ था लाहौर। ठीक है। इसकी अपनी एक स्टोरी है, यानी अपनी टेरिटरी छोड़ के आया होता। लिहाजा उसको ये डर था कि मैंने, चूंकि ये खुफिया एजेंसियों की गेमें होती है ना जी, कि कोई वायलेशन करे तो वहाँ पर्चा तो नहीं हो रहा, फिर उन्हें एक दूसरे को टक्कर देनी है, कोई रास्ता बंद करना, कुछ चीज़, ताकि वो, तो इसके ज़हन में होगा कि मैं चूँकि इधर आया हुआ हूँ तो ये अब मुझे पाकिस्तानी जो एजेंसी चेज़ करेंगी और छोड़ेंगी नहीं। तो ये अपने आप को जैसे डेयरिंग एटीट्यूड और बहादुर और वो समझता होगा। तो इसमें ना ये चीज़ एलिमेंट था जो हमें नहीं पता था। हमें तो जब केस सामने आया तो पता चला नहीं कि ऐसे हुआ। नहीं तो, बेसिकली ये केस हुआ क्या था, मैं ज़रा थोड़ा सा। ये एज ए गाड़ी चला रहा था, दो नौजवान थे मोटरसाइकिल पे, दोनों के पास असला था। तो वो गाड़ी चलाते हुए आ रहा था इधर से नहर वाली साइड से जेल रोड के ऊपर। तो जेल रोड के ऊपर करतवा चौक की साइड पे आ रहा था। तो वो जैसे हमारे पाकिस्तानियों को आदत है ना कि कोई औरत गाड़ी चला रही हो या गोरा है तो ऐसे मुड़ मुड़ के देखेंगे, गौर से देखते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इससे ही हुआ है कि ये मोटरसाइकिल वाले अपना किसी फैमिली के मर्डर केस को अटेंड करके आ रहे थे। अच्छा। और रास्ते में जब ये गाड़ी के क्रॉस किया ना तो इन्होंने उसको देखा है। तो उसने समझा कि भाई मैं जो अपना इलाका वायलेट करके इधर फिर रहा हूँ तो ये क्योंकि इनकी कुछ टर्म बाद में मुझे पता नहीं कि प्रोवोकर्स की भी एक टर्म ये यूज़ करते हैं ISI वाले। अच्छा। कि प्रोवोक करना किसी को, उससे करवा देना ऐसी चीज़ के फिर बाद में वो काबू आ जाए। तो उनका ये था कि शायद ये प्रोवोकर्स होंगे ISI वालों के, और या मेरे पे अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके ज़हन में ये था। तो मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है कि उसकी गाड़ी में ना आर्म्स सेंसर लगे होंगे, जिससे उसको अंदाज़ा हो गया कि इनके पास मसला भी है। तो मेंटली वो फिर ऑफ हो गया ना कि यार ये तो काम ख़राब है, मैं तो अब गया। तो वो जब आके खड़े हुए करतवा चौक वाली, वो जो जहाँ पे एंड होती है जेल रोड, वहाँ इशारे पे खड़े हुए ना, तो वो अनफॉर्चुनेटली ये मोटरसाइकिल वाले जाके तो आगे खड़े हो गए। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब बात है कि अगर तो मोबाइल स्नैचर गाड़ी चोरी वाला होगा तो गेट वाली साइड पे होगा, ताकि ये आगे की तरफ गए, ये आगे खड़े हो गए। अब जो असैसिन्स होते हैं, किराए के कातिल या जिनको होता है, तो वो एंगल लेंगे ना जहाँ से बंदा डायरेक्ट हिट हो। बिल्कुल ठीक। तो साइड से तो डेंजरस नहीं होता उतना, क्योंकि तो मोटाई कम होती है। तो जो फ्रंट पे आ गया या बैक पे चला गया तो उसके बाद पूरा चांस है कि वो बंदा जो अंदर गाड़ी में बैठा उसका पूरा सीना उसके सामने तो वो मार सकता है। जो मुझे लगता है हुआ इस तरह कि वो जब चेज़ कर रहे होंगे और ये जब आ जा रहे होंगे और आगे पीछे हो, तो ये मेंटली हो गया कि यार ये तो मेरे पे अटैक है। अब इसने उस लम्हे जब वो मोटरसाइकिल वाले दोनों लड़के आगे पार्क हो गए, तो मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि इसके ज़हन में होगा कि अब इसने उतरना है और मुझे मारना है, तो बेहतर इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं मार दूँ। इसने गाड़ी के अंदर से 3 फायर किए। अच्छा, गाड़ी के अंदर से 9 mm के 3 फायर किए। अच्छा, उसमें से ना एक फायर जो है वो 3 तो पिछले को लगे, एक क्रॉस करके अगले को भी लगा। अच्छा, पिछले वाले से ही क्रॉस करके अगले को भी लगा, जिससे वो थोड़ा धक्के में 9 mm बिल्कुल थोड़ा सा फासला। अब डैशबोर्ड के ऊपर बैठे हैं और बिल्कुल बोनट के आगे इतना फासला, तो वो थोड़ा फासला है, तो बड़ी उसकी पावर होती है गोली की। लो जी, ये हुआ है कि वो जो पीछे बैठा होता वो तो बैठा ही रह गया, उधर गिर ही गया। यानी तो वो लड़का था ना, वो उतर के भागा है। अच्छा, इस पॉइंट को मैं जब फोकस करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ही वॉज थिंकिंग रॉन्ग। ये बंदे ISI के नहीं थे। देखिए जी, जो बंदा मारने के पैसे उठा के आया है ये जो ISI का, तो फिर जो उसको गोली लग गई, पहले तो गोली खुद रखा था, इसको मारता। अब अगर फर्ज करें वो चांस पहले ले गया तो फिर ये भागता ना, ये मुड़ के फिर अपनी बारी लेता। इतनी स्पेस नहीं देते वो फिर पूरे ट्रेन मारने आते हैं। लिहाजा ये ना भागा है लेफ्ट साइड पे ना, उस वक्त वहाँ पे ना हबीब बैंक का एक छोटा सा कोने पे ना ब्रांच होती थी, उसका बरामदा सा था ये वहाँ। तो ये गाड़ी से उतर के भागा है, उसके पीछे से उसे जाके गिरा लिया है और उसके सीने पे फिर 2 फायर और किए। अच्छा।
ये तो भाई की जो आपने बताया ना डेयरिंग और हाँ, ये वो स्टाइल था उसमें ना, आ गया था मैं अपने को समझता था कुछ चीज़। अब जब हुआ तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। जब लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए तो इसको, और ये लिटरली लोगों ने कहा है कि इसको पश्तो और पंजाबी भी आती थी। हाँ जी, ये झूठ बोलता है कि बड़ा नहीं एक्सपर्ट था हाँ जी, अच्छा, बाद में तो कहते थे ये बोलता ही नहीं यहाँ पे जेल में, और ये इंग्लिश है और उसको बाकी नहीं, झूठ बोलता। मकाम में लोगों ने नहीं कहा कि जी इसको पश्तो और इसको पंजाबी भी आती थी। इसने बाकायदा का वर्ड बोले कि ये डाकू थे जो बने हैं। तो लोगों का प्रेशर जब बढ़ा तो इसने फौरन भाग के गाड़ी में जाके बैठ के लॉकअप होके बैठ गया। अब आगे मोटरसाइकिल गिरी हुई है, रश हुआ हुआ ये, तो इससे पीछे फ़ोन किया होगा, बल्कि किया तो इसके जो लाहौर वाले कॉन्सुलेट का जो ऑफिस था वहाँ से गाड़ी इसको लेने निकली है। लेकिन चूंकि जिस रास्ते से आना था आगे ये खुद ही धक्का लगा के खड़ा था, वो गाड़ी इधर से आ नहीं सकी, वो गाड़ी उल्ट साइड से आई है। अच्छा, उसकी वजह से एक मोटरसाइकिल सवार उस गाड़ी के नीचे आके भी, यानी वो गाड़ी भी इतनी तेजी से आ रही थी कि वो बंदे नीचे देते हैं। अमेरिकन स्टाइल की फिल्में जो होती हैं, ओहो, उन्हें था हमारा बंदा है उसको निकालना है, बाय ऑल मींस निकालना, और कोई सामने आ रहा है तो आते रहे। और मोटरसाइकिल सवार एक बच्चा, उसका इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं, वो बेचारा उसको नीचे दे दिया, वो मार गया। अब हुआ क्या कि लोग ये वो तो गाड़ी बाद में पहुंची ना, तो ये जब अंदर था तो लोगों ने ना ये लॉकअप होके अंदर बैठ के फ़ोन करके बैठ गया। अब इसको समझने में क्या करूं, तो लोगों ने दरवाजे नॉक करने शुरू कर दिए। प्रेशर इस पर जब बढ़ा तो ये मेंटली अपसेट हो गया। अब होता तो ये अगर सेंसेस में होता तो यू टर्न लेता तो वापस आता, सारी सड़क खाली थी दूसरी वापस जाने की। इसके दिमाग ने काम नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने इसको फंसवाना था। ये सीधा इसने गाड़ी तो आगे पीछे करके थोड़ी सी जगह बनाई और इसे भगा दी टुवर्ड्स लिटन रोड, चौक से लिटन रोड। वो जब ये कर रहा तो एक मोटरसाइकिल सवार को एक कोना लगा इसकी गाड़ी का, वो लौरिया था, उसने कहा ये मुझे मार के, वो मोटरसाइकिल वाला उसके पीछे लग गया। एक पुलिस ट्रैफिक तो नहीं पता मोटरसाइकिल वाले को पीछे क्या वाकया, और एक साथ ट्रैफिक सार्जेंट भी मोटरसाइकिल में, वो तो उसको जानता था कि इधर से भागा वो उसके पीछे। अब ये दो मोटरसाइकिल पीछे आ गई, ये यूसुफ फलूदा वाली शॉप वाली सड़क पे आ गया। उस जगह तो आपको पता है आम रात में इतना रश होता है, वहाँ तो कोई बंदा वो निकल नहीं सकता। वहाँ पे उतर के ना गाड़ी रुकी है, तो वो जो मोटरसाइकिल सवार था ना, उसने उतर के ना अपना हेलमेट उसके हाथ में सब पकड़े, उसकी विंड स्क्रीन जो बैग थी ना उसको मारा, वो टूट गई। तो ये फिर ऑफेंड हो गया, बिल्कुल ये सेंसलेस हो गया। इसने फौरन हाथ खड़े करके बाहर आ गया। तो वहाँ पे साथ ही पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस वहाँ से गुजर रही थी, वो पुरानी नागरिक थाने वाली, उससे अपने आप उनके हाथ में सरेंडर कर दिया। तो पहली स्टोरी यही निकली थी उन लड़कों के बारे में कि ये मोबाइल स्नैचर थे और डकैत थे और 8-10 इन पे पर्चे हैं, उसमें किसी का नाम सनी है, वो लेकिन सारी बातें झूठी साबित हुई। अच्छा, वैसे उनके पास बाद में तो आप बेसिकली उनका केस लड़ा आपने उन दो लोगों का? जी, मकतूल पार्टी जो कत्ल हुए थे पाकिस्तानी जो थे। अच्छा, वो दोनों कत्ल हो गए? हाँ, एक तो मौके पे हो गया और एक इसने जाके फिर दोबारा उधर किया, सीने पे जाके। ऐसे तो आपने उनका केस लड़ा, उनके पास असला क्यों था? यानी वो ये कहते थे कि हमारा फैमिली का एक डिस्प्यूट था जिस पे हमने एक अदालत से केस की भुगत की, हम अपनी हिफाजत के लिए वो असला लेके। अच्छा, चलो, ये सारा जब हुआ तो ये सारी जो इसकी होती थी हेयरिंग्स वगैरह वो जेल के अंदर ही होती थी? हाँ, इस पे ये हुआ था कि जब ये पब्लिक इशू बन गया ना, तो बड़ा हमें याद है कि जी पीटीआई ने नस्वार खाता है या ये करता है वो करता है। पीटीआई ने उस इमरान खान साहब को दौर था, जिन्होंने अपने लॉयर्स की एक टीम दी, जमात इस्लामी के लोगों ने भी दी, कुछ बाहर की तस्वीर, तो ये पूल बन गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें से वकील गायब होने शुरू हो गए। कोई उन्होंने हमें पूछा कि जी मैं तो कर रहा था, तो मुझे पूछा कि आपको कोई फ़ोन शोन तो नहीं आया, कोई धमकी शमकी? मैं कहा मुझे किस बात की धमकी? कहते यार हमें तो आई है कि जी आप फ़लाँ जगह स्कूल है आपके बच्चों का, फ़लाँ आपका रिहाइश है, अब इस तरह, तो हमें तो इनसिक्योरिटी है। तो हम तो इमरान खान साहब के पास गए तो उन्होंने कहा यार मेरी कौन सी हुकूमत है, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन। तो वो सारे लॉयर एक दो करके निकल गए। यानी जो रेमंड डेविस के खिलाफ लड़ने आए थे एक टीम बन गई थी, तो एक एक करके वो तितर बितर हो गए। तो फिर मेरे दिन में अभी आया कि यार इसने दिन दिहाड़े पाकिस्तानी मासूम बेगुनाह मारे हैं और ये बदमाश है, इसका इलाज होना चाहिए। और दूसरा कि या फिर अपनी आदत है कि ये करना या नहीं करना। तो जब ज़हन क्लियर हो गया कि यार ये करना है, तो इट वाज नीड ऑफ द टाइम ना। बिल्कुल। तो फिर वो हमने फैसला कर लिया, अपने दफ्तर भी हमने करना है। तो मैंने इनके लवाकिन मेरे पास आए, तो मैंने इनसे फिर सारी बात की, तो इन्होंने कहा जी कि आप बताएं कैसे। फिर मैंने बताया कि भाई ये किसास हुई तो ऑर्डिनेंस भी लगता है, सुलह भी हो सकती है और ट्रायल भी है। तो उन्होंने कहा जी हमें मौका दें, भी घर चले गए। वो अगले दिन आए, आगे उन्होंने पूछा कि जी वकील साहब ये बताएं कि ये जो सुलह कब तक
वैलिड होती है। मैं कि तो सजा मौत होने से, एग्जीक्यूट होने से आधा घंटा पहले तक भी हो सकती है। अभी इसमें ट्रायल होना, फिर हाई कोर्ट की अपील होनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट की अपील होनी, बड़ा टाइम पड़ा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम ट्रायल के लिए कन्विंस हैं, हमने सुलह नहीं करनी, हमने सुलह नहीं करनी। तो वो फिर वो जो ट्रायल चला, ये कितनी देर चला ट्रायल? ये 2.5-3 महीने, 2.5 तकरीबन महीने चला। तो निकाला कैसे रेमंड डेविस को? ये फिर ये हुआ कि बेसिकली इंग्लैंड यूरोप में ना इंडाइटमेंट जो होती है ना, फर्द जुर्म आयद होना, उनके मुल्कों के सिस्टम में वो आखिरी बात ही होती है, क्योंकि उसके बाद फिर हैंग ही होना होता है बंदे ने, यानी जल्दी जल्दी फिर ट्रायल खत्म होना है। अब पाकिस्तानी बैकग्राउंड में ऐसा होता नहीं है, फर्द जुर्म आयद होने के बाद भी मामला कई साल लग जाते हैं। अब उसको हर डेट ऑफ हियरिंग पे उनकी कोशिश थी कि इसको डिप्लोमेटिक कवर में लेके यहाँ से निकला जाए। तो वो मैं, चूँकि मैंने इंटरनेशनल पढ़ा हुआ था, मैंने कहा इसका तो डिप्लोमेटिक कवर है ही नहीं, ये तो टेक्नीशियन के तौर पे आया हुआ है। और रेमंड डेविस के वकील कौन थे? इनके लॉयर्स जो थे ना, पाकिस्तानी तो थे, जाहिर सैयद बुखारी साहब रिटायर्ड जज हैं, अब फौत हो चुके हैं, और उनकी एक टीम थी, उनके वालिद साहब थे, तो वो अब फौत हो चुके हैं, अल्लाह ने के रहमत करे, वो थे, उनके साथ 2 लोगों की टीम थी। बाकी हर डेट पे कार्मिला कॉनरॉय, इनकी कौंसल जनरल अमेरिकन थी पाकिस्तान की, वो 7 अटर्नीज की पूरी टीम लेके आती थी, हर खुद भी आती थी? जी बिल्कुल, हर डेट पे आती थी। ये बहुत अहम आदमी है। हाँ जी, उसको हर दफ़ा हौसला दिलाते थे, तो निकाल के ले जाएंगे। अच्छा, जब वो उनसे वो डिप्लोमेटिक कवर एप्लीकेशन डिसमिस हो गई उनकी, तो अच्छा, जज साहब कौन थे? यूसुफ ओजला साहब थे, डिस्ट्रिक्ट सेशन, जब रिटायर हो गए, इंतहाई अच्छे शरीफ आदमी, लेकिन वो उस केस में प्रेशर भी आया होगा, शदीद प्रेशर था उनके ऊपर। तो वो लास्ट जो एपिसोड है उस पर तो नहीं स्टैंड कर पाए ना। देखे ना, जो वेरिफिकेशन होती है, बहुत कुछ था कि जब आप खून बहा दाग करते हैं तो आपके पास जज का काम है कि वो वेरीफाई करे कि जो मेरे सामने लवाहकीन है वाकई वही है या नहीं है, कि किसने दाग कर दिया, क्या हुआ। अच्छा, तो ये जब सारा प्रेशर आ रहा था, आप जेल में, कौन सी जेल में? कोडलक पर जेल, यहाँ पे ट्रायल हो रहा था। हाँ, मैंने खुद ये दरखास्त दे के ना, ये जैसे उस वक्त थे ख्वाजा हारिस साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब, मेरा ये अंदाजा कहता था कि ये अमेरिकन जो हैं, जब अपने बंदों को देखना फंस जाए तो ये तो अपने वजीर मरवा देते होते हैं। जब आपको पता है ज़ियाउल हक की जहाज में, तो मैं कहा जब ये काबू आएंगे, हो सकता है वहाँ पे बम धमाका हो, हम भी जाएं और सारे ही जाएं, सारे उड़ जाए, तो बेहतर ये इसका जेल ट्रायल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये आपकी मैंने दरखास्त दी थी जी, बिल्कुल। मैंने कहा जी इसका चूँकि बड़ी अनसर्टेनिटी है, लोग परेशान हैं और इतना सब कुछ हो गया, मीडिया इतना हाइप पे गया हुआ है, तो ये केस जो है जेल ट्रायल होना चाहिए। इसकी तो मूवमेंट ही बड़ी खतरनाक है। तो जिस दिन वो आखिरी दिन वो लेके, वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो गया, मुझे जेल में अंदर करके उसको निकाल दिया। वो तो वाकया सुनाया ना कि आपके साथ क्या किया इन्होंने। जब ये देखा ना कि इंडाइटमेंट होने लगी, फर्द जुर्म आयद होने लगी, उस बात को उसको समझ थी। उससे पहले कार्मिला कॉनरॉय उसकी टीम आगे इसको हौसला दिलाती रहती कि हम कर रहे हैं, तो ये लगा रहता था ठीक है। जिस दिन वो एप्लीकेशन उसने जज साहब ने फैसला किया कि नहीं यहाँ ट्रायल होगा और पाकिस्तान में ही होगा, तो ये ना जैसे अदालत में खड़ा होता था ना, तो ये बड़ा कटा था। अच्छा। तो दोनों तरफ से इसके हैंडकफ्स लगी होती थी, तो हाफ जेल वो बना होता था कोर्ट रूम, तो ना एक बेंच पड़ा होता था, तो ये खड़ा होता था, बैठता नहीं था। जिस वक्त इसको ये पता लगा ना कि इसका ट्रायल पाकिस्तान में होना है, तो ये जैसे नहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग ड्राम करके नीचे गिरती है, ये बिल्कुल ड्रॉप हुआ है, गिरा भी नहीं, ड्रॉप हुआ, ऐसे करके नीचे हो गया कि मेरा क्या बनेगा। तो ही थॉट कि अब मैं गया पाकिस्तानी उसमें, तो मैं नहीं बचता। तो वो फिर कॉनरॉय वगैरह जो अपने कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे थे ना, मेरा ख्याल है उसके ऊपर फिर ये सस्टेन ही नहीं किए। इन्होंने कहा निकालो, हर सुबह फर्द जुर्म आयद नहीं होनी, ये लीगल वाले चक्कर में ना पड़े, इसमें पड़ गए तो अगली डेट में फर्द जुर्म थी ना, तो नहीं होने दी ना उन्होंने। अच्छा, फिर अगली डेट पे क्या? उस पे फिर ये हुआ कि एक दिन पहले आते होते थे, तरीका ये था कि मेरे क्लाइंट आते होते थे, सर कल डेट है, ये परसों डेट है जो आना, हाँ जी सवेरे की होएगा जी, ठीक है, आप उनको ब्रीफ करते, मैं उन्हें ब्रीफ करता कि अब ये होगा और ये होगा। उस दिन ये हुआ कि अचानक ये नहीं आए। अच्छा, क्लाइंट की वो जो रूटीन थी वो नहीं है। अब 2.5 महीने हो चुके थे। फिर मैंने सोचा शायद ये आ गया, अब इनको कौन सी नई बात, इनको भी सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, तो मेरा ख्याल शायद कोई मसरूफियत होगी, शायद नहीं आया होगा उस वक्त। तो मेरे ज़हन में कोई चीज़, और आपने फ़ोन वगैरह भी नहीं किया? नहीं, कोई रूटीन है, इनको पता ही है, सर पता ही है। ठीक। सुबह जब हुआ ना, तो अब मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि कोई फ़ोन ही नहीं आया इनकी तरफ से। फिर मैंने फ़ोन करने शुरू कर दिए, तो फ़ोन को अटेंड नहीं हो रहा। अब मेरा दिमाग जो है वो अलर्ट हो गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अब 2 चीज़ें थी कि एक तो ये था मैं ना जाता, पर मेरे दिल ने कहा कि प्रोफेशनली आई एम बाउंड बाय माय पावर ऑफ टर्नी, आई शुड हैव गो।
क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो ये इस तरह का केस है कि लोग कहेंगे शायद वकील बैठ गया, डर गया, पीछे हट गया, बिक गया, कुछ भी हो सकता है। तो नेशनल कॉज का केस है, मैंने तो उसमें फीस भी नहीं चार्ज की थी, तो मैं तो चाहता था इसको पता लगे अमेरिका को। फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े जी मैंने फिर इन द नेम ऑफ कंट्री, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसे दिन दहाड़े बंदे मारे हैं, ये समझते हैं कि भाई डॉलर दे के जो मर्जी कर लो। और ये केस आपके पास आया था या आप केस तक पहुंचे थे? केस मेरे पास आया था जब शुरू में टीमें मान रही थी। ठीक है। तो बल्कि केस की प्रोसीडिंग के दौरान भी ये हमें देते रहे ये कि जी आप इनको सुलह के लिए, ब्लड मनी के लिए तैयार करें अपने क्लाइंट को। अच्छा। मैं आई रिफ्यूज, मैं कहा हाउ कैन आई। मैंने जब उन्हें तो साथ में कोई फायदा भी ऑफर करते हैं? जी बिल्कुल, मैं कहा डोंट यू थिंक दिस इज फॉर फ्री। मुझे तो गुस्सा चढ़ गया, मैंने कहा तुम लोगों ने, मैं इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका पढ़ा भी हूँ, गया भी हूँ, तो इतना अल्लाह का शुक्र है जितना बड़ा मेरा दफ्तर है, इतना तो दफ्तर किसी बैरिस्टर का होता ही नहीं। मैंने उससे कहा, मैं कहा लुक एट माई ऑफिस, डू यू थिंक आई एम ए मैन ऑफ इन नीड ऑफ योर मनी? आई डोंट नीड योर मनी, यू प्लीज लीव माई ऑफिस। वो आते थे अंडर द कवर ऑफ जर्नलिस्ट। अच्छा। तो उस तरह आगे पहले इंटरव्यू करना, फिर तरीके से बताना कि सारे why don't you request your clients to accept the blood money? मैं कहा I can't because ये मुतालबा बार बार आया, 2-3 दफा हुआ ना, तो मैं कहा I can't, morally I've been engaged for a trial, how can I go back? अच्छा, वो आखिरी तारीख जब ये फरार हुए यहाँ से तो पाकिस्तान से, उस दिन जो हुआ ना, तो उस दिन सुबह फिर जो इनका कोई राब्ता नहीं। अब मेरे ज़हन में था कि मेरे और भी केसेस लगे हुए हैं, अगर मैं नहीं जाता हूँ अपने केस में, फिर मेरे ज़हन में आया कि नहीं, ये हिस्ट्री बन रही है, तो हिस्ट्री में हमारा रोल बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए और एग्रेसिव होना चाहिए कि हम अपने प्रोफेशन में सिंसियर हैं। बिल्कुल। मैं गया तो आपके नोटिस में हो शायद कि जो कोटलखपत जेल है उसकी 2-3 एंट्री गेट है जी। एक रेलवे ट्रैक के साथ है, फिर एक आगे जाके है, हाँ जी। फिर उसके बाद एक छोटा गेट है, फिर जेल का बड़ा गेट, जो बिल्डिंग का बड़ा गेट। अच्छा, अब देखिए इनका चक्कर क्या है। अब मुझे बाद में समझ आई कि अगर मेरे क्लाइंट मुझे छोड़ चुके हैं तो मुझे दरवाजे से जो आप बता आपका नया वकील आगे आप जाएं, वो आपको कागज दिखाते तो वापस हो, वापस आया था। और मेरे ज़हन में भी यही था कि मुझे कह देंगे मैं वापस आ जाऊंगा, मेरा एक ज़मीर मुतमिन जाना ज़रूरी है, और जाना ज़रूरी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जवाब मिल जाए मैं वापस आ जाऊँगा। इसी चक्कर में कहता कि चलो होगा तो केस करेंगे, नहीं तो जवाब ले लेंगे, वापस आ जाएंगे। Nobody told me this, so they tried to engage me and to restrict my movement, क्योंकि उस वक्त होता क्या था कि जब हेयरिंग ख़त्म होती थी तो हेयरिंग की जितनी भी डिटेल मैं बताता था मीडिया को। तो अब मेरा ख्याल है, ये मेरी अपनी सोच है कि जब उनके ज़हन में आया कि यार ये वकील अगर दरमियान में से एक निकला गायब हुआ ना, तो शोर बढ़ जाएगा मीडिया पे भी कि भाई बंदा निकल गया। तो इन्होंने टेक्निक ये बनाई ना, ये मुझे बाद में समझ लगी कि इसको पहले आने दें, इनको काबू कर लेंगे। वही हुआ कि इन्होंने फिर मुझे वही रूटीन में मैं गया हूँ डोडी में, उन्होंने कहा जी आप बैठे इस कमरे में, हम बुलाते हैं। इसी तरह होता था पहले भी। अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, मैंने लगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जब आधा पौना घंटा गुजर गया, मैंने सोचा मुझे लगता है वो मेरे ज़हन में वो रात वाली बात और सुबह वाली ब्लास्ट हो गई। मैं कही अब हो रहा है मेरा ख्याल ब्लड मनी, और जिन्होंने वकील बदल लिया होगा। मैंने तो ज़ाहिर है साफ कहा था, क्योंकि ब्लड मनी का असूल ये है कि सारे लवाकिन आपके ओके हो सकता है, एक भी अगर ना हो ना ओके तो नहीं हो सकता। तो मेरे इल्म में था ना कि एक मुलज़म जो मकतूल था उसकी बीवी ने तो साफ कहा था कि खून का बदला खून। मैंने वो जिसका इंटरव्यू भी आया था हॉस्पिटल में थी, वो उसने खुदकुशी की अटेम्प्ट भी की थी वो लड़की ने, वो फिर बेचारी वो बच गई थी उसमें से। ठीक है, तो अब वो जिंदा थी। तो इसका मतलब है दोनों जो लड़के हैं इनके लवाकिन सबको राजी करना जरूरी है, तब ये हो सकता दियत वाला मामला। जी बिल्कुल। तो वो मेरे हिसाब से तो इलीगल तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल हुआ ये कि वहाँ पे मैं और मेरे साथ जो एसोसिएट था, मैं कहा यार अंदाज़ा लगाएं कि हम अपनी मर्ज़ी से बैठेंगे, इनकी मर्ज़ी से बैठेंगे, गिरफ्तार तो नहीं हो गया। तो मैंने अपने एसोसिएट को कहा कि तुम ज़रा इसको जो इंचार्ज है ना, जो बैठा हुआ है हमारे साथ, इसको मैंने वॉशरूम जाना है, अगर हमें जाने देगा इसका मतलब फिर कोई मसला नहीं, और अगर ये नहीं जाने देगा इसका मतलब फड़ा गया। तो मेरे एसोसिएट ने उसको कहा कि मैंने वॉशरूम जाना है। उन्होंने कहा कितना वॉशरूम जाने के लिए प्रेशर क्या है? तो इसने कहा कि नहीं आई कैन वेट। उनका बाहर हाई अलर्ट मूवमेंट है तो प्लीज़ आप थोड़ी देर। तो फिर हमें समझ आ गई कि हाई अलर्ट मूवमेंट का मतलब है कि भाई गेम ऑन लेंगे, और वो फिर इससे ही हुआ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं इनको गालियाँ लड़ाइयाँ झगड़े करके कोई फायदा नहीं, कमरे के अंदर है, ठीक है। फिर हम बैठे रहे। फिर ये सारी चीज़ जब हुई है ना, 3:30 बजे निकला है
3:30 बजे ये निकले हैं, फिर हम सुबह के गए हुए हैं। तो बाहर से खिड़की से किसी तरह से पता चल मुझे रहा था? अंदाज़ा ये हुआ ना कि जिस कमरे में मैं था उसकी खिड़की जेल के अंदर वाली साइड पे थी। तो वहाँ से अगर आप गौर करके देखते रहे तो वो जो हाई रिस्क जेल के अंदर एक जेल बनी हुई है, ठीक है, छोटी सी, उसकी तरफ जाने का रास्ता है। तो तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे ना एक लैंड क्रूज़र काले शीशों वाली शालीमार रोज़ कलर था उसका, वो गई अंदर। नॉर्मली जाती नहीं गाड़ियाँ, वो तो सरकारी गाड़ी जाती है, ऐसा ही गाड़ी क्या गया। तो मेरे वो ज़हन में स्टोरी जो चल रही थी तो मेरा ख्याल था कि ये शायद ही, और वही हुआ कि वो 3:30 बजे के करीब वो गाड़ी फिर निकली, और जैसे कहते हैं ना अंधाधुंध भगा के कोई निकालता है कि बस निकल जाए। वो वापसी जब आई तो इस तरह आई, तो मैं समझ गया मैं कि मेरे रेमंड डेविस निकल गया, ये सारी गेम हो गई है, इन्होंने खूब बहावला चक्कर किया होगा। लेकिन आई वाज स्टिल फेल कि यार उसकी एक औरत ने तो मानना नहीं था, जिन्होंने क्या किया, उस औरत के साथ क्या किया मतलब उसको अच्छा, गया। तो ये अब जज का काम था ना। बाहर कब निकले आप? 1 घंटा बाद। 1 घंटे बाद जब बाहर निकले तो क्या सिचुएशन थी, क्या खबर थी? वो किसी को कुछ पता नहीं था, वो तो सिर्फ मुझे पता था, उन्होंने तो बताना ही नहीं था। वो तो सीधा इसको एयरपोर्ट पे ले गए थे और मैं वहां से निकल गया। अब साफी सारे बाहर खड़े मेरा इंतजार कर, रूटीन में मैं जाके ब्रीफिंग देता था। अच्छा, वो ब्रीफिंग इंतजार में, वो उसके इंतजार। लेकिन वो गाड़ियां जब निकली हैं तब भी उनको किसी को शक नहीं हुआ? आई डोंट नो, क्योंकि वो 8-10 गाड़ियां तो नहीं, 2-3 गाड़ियां थी। उन्होंने कहा कोई आया होगा केस में तो फिर चला गया होगा इस तरह की। तो जब मैं आया हूँ ना जी बाहर, तो मोबाइल वगैरह अब गाड़ी में छोड़ के आते थे अपने, तो आते साथ ही मैंने मोबाइल ऑन किए, तो मोबाइल ऑन करके तो फिर मैंने 1-2 साफी दोस्त थे जो उनको फ़ोन किया, मैं कभी बंदा निकल गया, आर यू श्योर मेरी नौकरी खतरे में बढ़ जाएगी व्हाट्सएप? मैं कहा यार 100% क्लियर है, ही इज़ नॉट हियर। मैंने अपनी आंखों से गाड़ी को जाते और अंदर से बाहर निकलते हुए देखा। और फिर यही हुआ कि जब मैं बाहर आया तो ट्रेन ट्रैक के ऊपर सारे साफी कैमरे शैमरे सब लगे। मैं कभी ये सेफ जगह नहीं है, मैं कभी जिससे कोई बात करने मेरे दफ्तर आ जाए, फिर मैं वहाँ से निकल गया। अच्छा, वहाँ पे आपने खड़े रहे? तो मैं ऐसे क्यों लगा आपको? मेरे दिल में वो था कि ये बंदे इस तरह के ही हैं अमेरिकन, तो ये कुछ करवाना दे, कुछ ना कुछ हो भी सकता है ताकि लोगों का ध्यान बदल जाए और उस तरह बात जाए ही ना, यानी आपके ऊपर कोई अटेम्प्ट करवा दी जाए तो सारे लोग कहें जी रेमंड डेविस के जो खिलाफ वकील चल रहे थे वो हो गया। ओके, तो ऐसे मेरे जिन में छठी इसने कहा कि यहाँ खड़ा नहीं सेफ नहीं है। तो थोड़ा ऐसे खड़े खड़े मैंने जो किया, तो वो 1-2 दोस्त जिनको मेरे पे कॉन्फिडेंस था उन्होंने फिर न्यूज़ भेजी, और मेरे याद पड़ता है कि ये आज टीवी वाला उसने की थी, शादाब जाफरी साहब होते थे, ठीक है, शादाब रियाज, ठीक, उनको उन्होंने ब्रेक की, और ब्रेक की तो उसके बाद फिर आपको फ़ोन आने शुरू हो गए? वो फ़ोन क्या, मेरे जब बाय द टाइम मैं दफ्तर पहुंचा हूँ तो मेरे को 40-45 नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स के लोग बेबहार। तो हुआ क्या, यानी असल कहानी क्या हुई कि इन्होंने कहा जी हमने दियत की रकम दे दी है, जो पूरे मीडिया में फैलाई गई बात, वो ऐसे ही असल में क्या हुआ? और बाद में जो टीवी पे फिर चलती भी रही तस्वीरें कि घरों के अंदर हंडिया जो है चूल्हों पे पड़ी रह गई, इन्होंने रातों रात उनको उठाया। जो स्टोरी अनफोल्ड हुई है वो ये हुई कि इन्होंने जब देखा ना कि भाई वकील साहब ने तो तावन नहीं किया, ठीक है, ये डायरेक्ट फिर जो मुझे लगता है कि ISI ने जो अपना प्लान चॉकआउट किया होगा इनके साथ, सेटलमेंट कोई भी चीज़, आपको पता है ना कि उसने अपनी किताब में लिखा कि जनरल शुजा पाशा को सिर्फ इस मामले से सुरखरू होने पे 1 साल की एक्सटेंशन भी दी गई। जी। तो ये सारी चीज़ें पैकेज हो गई ना, अपने आखिरी दिनों में थे उस वक्त, आखिरी दिनों में थे, और मेरे ख्याल में जब ये छोड़ने गए तब भी शायद वहाँ पर कहीं वो मौजूद थे। आई डोंट नो, मतलब ये सुना उसी बुक में ही है। अच्छा, तो वो सारे सिनेरियो में तो इन्होंने तो बिल्कुल ही उन बेचारों फैमिलीज को तो टांग ही दिया ना कि हम तो उसको छोड़ रहे हैं। हाँ, उनको सबको उठा लिया कि हम तो उसको छोड़ रहे हैं, मुफ्त में छोड़ रहे हैं, ले लो ना सही। और उन्होंने गरीबों ने कहा बंदे भी मारे गए हैं, हमें भी कुछ ना कर दें, और पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन जो चीज़ करने वाली थी ना, वो जज साहब को चाहिए था उस वक्त कि वो इंश्योर करते कि भी मरने वाले को टोटल लीगल यही है। अच्छा, और इसका तरीकाकार क्या होता है? जज के सामने सारे लवाहिकीन आते हैं, सब लवाहिकीन आते हैं, और जज खुद उनको चेक करता है? जी सर। वो कैसे करता है, या तो नादरा का रिकॉर्ड साथ तलब होता है, या फिर लोकल कोर्ट से लीगल डिक्लेरेशन की शक्ल में एक ऑर्डर लिया जाता है, और उसमें आपकी मौजूदगी भी जरूरी होती है। आपको चेंज नहीं किया गया था? मुझे नहीं चेंज किया गया था, मुझे तो उस दिन बताया गया था कि उन्होंने सिर्फ लवाहिकीन को उठा लिया, आपकी तरफ आए नहीं, उन्होंने कहा ये नहीं होना था। तो वो जो किसी ने बाद में लवाहिकीन में से कभी किसी ने रब्ता नहीं किया? कभी नहीं किया। और आपको पता भी नहीं कि वो कहाँ पे? कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाद में स्टोरियाँ जब खुली तो
बाद में पता चला कि क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह का पैसा था कि इसमें कहाँ खैर होनी थी। हाँ। उनकी सुना आपस में फैमिली में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कत्ल भी हुए हैं। लेकिन वैसे भाई साहब मेरे साथ रब्ता किया किसी ने, अच्छा, मेरे लगे और मेरे साथ कुछ माह पहले रब्ता किया, उन्होंने बताया कि हमें पैसा दिया ही नहीं गया था। अच्छा, अब वो जो सोर्स था वो एक जर्नलिस्ट था, तो उसने कहा कि अगर आप कहें तो हम आपको ले जाएंगे। फिर दरमियान में शायद कुछ लोग चाहते होंगे बात बाहर निकालें, कुछ लोग डर गए। तो ये फैसलाबाद के आसपास कहीं पे कुछ था नहीं, ये तो थे ना टोबा टेक सिंह वाली साइड, वही फैसलाबाद वाली आ गई उस साइड में। हाँ जी। तो मुझे तब फिर किसी ने कहा कि वो इस टाइम सामने आना भी चाहते हैं, लेकिन उनके लोग डरे भी हुए हैं। तो यानी उनके बकौल एक चीज़ है, जो पैसे है ना वो तो रिसीव इन्होंने किए हैं, अब वापस में नहीं दिए हुए लगभग। क्यों? अच्छा, अब इसमें दो फैमिलीज है ना, दो लड़कियां, दो फैमिलीज हैं। अब मुझे नहीं पता उस दोनों में से कौन सी फैमिली, इसी का मसला हो सकता है, लेकिन अदालत से जो पैसों की रिसीविंग हुई है कितने पैसे दिए गए? 10 करोड़, यानी फी बंदे का 10 करोड़। 20 करोड़ में अमेरिकन रेमंड डेविस को यहाँ से ले गए, और अब ये भी एग्जैक्ट नहीं पता कि किसको मिले वो 20 करोड़। उनमें से जो आपस में हुई हो वो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो सारा कानूनी तरीकाकार ही नहीं अडॉप्ट हुआ, इसलिए आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कौन ले गया कौन नहीं। ये तो लड़ाई इसी बात भी हुई ना फिर बाद में।